नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ये हमारा 20 जून का आज न्यूज़ एडिटोरियल है। इसके अंदर हम सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है। तो इस आर्टिकल के अंदर कहा गया अभी जो भारत है वो अंग्रेजों के समय से यानी जो 1700 के काल से लेकर अब तक किस प्रकार से प्रगति की है, कौन सी चुनौतियां हमें देखने को मिली है, वो सारी की सारी बात इसके अंदर जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जैसे हमारे जो वर्तमान जो विकास है वो एक प्रकार से आर्थ यानी जो पर्यावरणिक हितैषी विकास होना चाहिए, यानी ऐसा विकास न हो जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। तो पहला इसके अंदर जैसे इस आर्टिकल के अंदर कहता है अभी जो भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी बनने के लिए कितने वर्ष लगे थे? 63 साल लगे थे। कितनी? 1 ट्रिलियन की जीडीपी बनने के लिए। फिर आगे 2 ट्रिलियन की बनने के लिए हमें कम कितने साल लगे? केवल और केवल 7 साल का समय लगा। और फिर 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें केवल और केवल 3 साल का समय लगा है। तो हम देख सकते हैं अभी जो अंग्रेजों ने भारत का कितना अधिक शोषण किया था, जिसकी वजह से भारत को केवल 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में 63 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, और कहते हैं अभी आगे इसमें कहता है अभी जो आज़ादी के 100 वर्ष बाद लगभग 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं भी जितना यानी जो अंग्रेजों ने हम पर जो 200 साल जो राज किया था, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था भी हमें उसका केवल केवल 1 ट्रिलियन पहुंचने तक हमें इतना समय लगा था, जबकि हम केवल 100 वर्षों तक 25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आगे यही कहता है भी 1700 में भारत का जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जो वैश्विक तौर पर यानी विश्व में जो जीडीपी का जो हिस्सा था वह हमारा कितना था? 35% था। ठीक है, जो कि 1991 में जब आर्थिक संकट आया था उस समय भारत का अगर योगदान की बात करें तो वो कितना था? केवल और केवल 1% था। ठीक है, तो लगभग 1700 से 1991 तक की अगर हम 200 वर्षों की बात करें, ये लगभग इतने सालों तक की हम बात करेंगे, लगभग ये हो गया लगभग 300 वर्ष के आसपास हो गया। तो इतने में केवल और केवल हमने कितना अधिक हमारे नुकसान पहुंचा है, जबकि भारत में इतना कोई औद्योगिक कारण भी नहीं हुआ था। ठीक, और अगर हम वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 4 और 5% का वैश्विक योगदान दे रही है पूरे विश्व के अंतर्गत। ठीक है, तो कहीं के 1700 में हमारा जो 35% योगदान था वो आज वो हमारा घट करके कितना हो गया है? केवल 4 और 5% रह गया है। आगे इसके अंदर कहता है भी जिस प्रकार से जो हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका को भारत की एक बाजार के रूप में आवश्यकता है, जबकि जो भारत है उसको अमेरिका की कहीं कहीं उसकी पूंजी के लिए यानी कहीं भारत में निवेश बढ़ाया जा सके, उसकी प्रौद्योगिकी यानी उसकी तकनीक के लिए और उसकी जो सैन्य गतिविधियों के लिए यानी हमारी जो रक्षा के लिए भी उसकी आवश्यकता है। तो अमेरिका को भारत की बाजार के रूप में आवश्यकता है और भारत को अमेरिका की कहीं कहीं उनकी तकनीकी, रक्षा और सैन्य आवश्यकताओं के लिए भारत की उसकी जो है ज़रूरत है। आगे इसके अंदर कहता है भी 2023 तक भारत की जो कामगारी जो आबादी है वो लगभग कितनी हो जाएगी? 1 अरब के आसपास हो जाएगी, जो कि पूरी हमारा जो G10 है उसकी आबादी से भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादातर जो हमारी जो जनसंख्या वो कौन सी होगी? कामगारी प्रकार की जनसंख्या जो कि कार्य करेगी, यानी हम कह सकते हैं जो ऐसे वो 65 वर्ष से कम उम्र की आयु की यहाँ की जनसंख्या होगी, जो कि अर्थव्यवस्था के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देगी। अगर हम साथ ही साथ इसके अंदर आगे एग्जाम्पल लिया जाता है भी जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है उसमें हम इंटरनेट का एग्जाम्पल लिया है। भी अगर हम आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो इंटरनेट कवरेज में भारत विश्व में लगभग जो विकसित देश हैं उनके बराबर में खड़ा है। ठीक है, उनके बराबर इनका योगदान है। और अगर हम 8 साल पहले की अगर बात करते हैं तो भारत में प्रति व्यक्ति जो डाटा था वह दुनिया का सबसे कम खपत होता था, यानी जो भारतीय इंटरनेट की पहुंच थी वह बहुत ही कम थी। लगभग भारत विश्व के 122वें स्थान पर विद्यमान था, मगर आज की हम बात करते हैं तो आज विश्व के जो प्रथम स्थान पर या जो प्रथम जो टॉप कंट्रीज हैं उनके अंदर भारत क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अगर आज संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तुलना में क्या है? अधिक हम क्या करते हैं? इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो कहीं न कहीं एक समृद्ध देश के लिए आवश्यक है, यानी यह समृद्धि के लिए भी क्या हो सकती है? हमें सहायता कर सकती है। ठीक, आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी भारत ईंधन पर क्या करता है? जो कार्बन टैक्स है, ठीक है, या अन्य प्रकार के जो सेस लगाता है यानी जो उपकर वगैरह से लगाता है, तो उससे भी क्या करता है? जिससे क्या हम करते हैं? हमारे जो बुनियादी आवश्यकता है या जो अवसंरचना का विकास करते हैं, कौन कौन सी, जैसे रेल के अंदर, सड़कों के अंदर, बंदरगाहों के, हम उनका क्या करते हैं? विस्तार करते हैं, और उनका जो पैसा है वो कहीं न कहीं हम अपने
विकास के अंदर लगाते हैं और साथ ही साथ हम इसके अंदर प्राप्त बचत है वो भी हम इससे प्राप्त करते हैं। मगर इसके अंदर कहा गया अभी, मगर बहुत कुछ, अभी भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मगर हमारी जनसंख्या की तुलना में अगर देखें तो हमारा जो विकास है बहुत ही स्थिर है। हमें और भी बहुत कुछ करने की अभी हमें क्या है, आवश्यकता है। इसमें कहा भी इंडिया स्टेक का उपयोग करके भारत को आंतरिक प्रक्रिया पर के लिए अधिक डिजिटलीकरण करने की आवश्यकता है। तो भारत को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलीकरण करना चाहिए। जो लोगों को जो लाभ पहुंचाता है वो डायरेक्ट उनको लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। और बेहतर सेवाओं का हमें वितरण भी करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका बेहतर हमें क्या करना चाहिए, उन तक वितरण करना चाहिए लोगों तक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मानव पूंजी है उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जो कि कहीं न कहीं हमारा जो रुका हुआ विकास है, जैसे कृषि में सुधार को पुनर्जीवित करना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना चाहिए, और हमारा जो विनिर्माण है उसको भारत के अंदर हस्तांतरित करना चाहिए। और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो ऐसी कंपनी है जो कि अभी वर्तमान में चीन में कार्यरत है, वो भी अन्य देशों की तलाश कर रही है, जहाँ पर क्या हो, अच्छी बुनियादी सुविधा हो, अच्छे प्रकार के उनको निवेश करने के अवसर प्राप्त हो, तो वह भारत की ओर कहीं न कहीं देख रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो भारत यानी जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं, उन पर भी पूर्णतः निगरानी रखनी चाहिए, और समय पर वह कार्य के पूरे हों, इस पर भी हमें निगरानी करनी चाहिए। इसी के तौर पर एक एग्जाम्पल रूप में एक प्रगति जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका नाम था प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड जो टेलीमेंस। ठीक है, तो इनका भी क्या किया गया था, उपयोग किया गया था, जो कि कहीं के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्यक्ष निगरानी के तौर पर इसकी निगरानी रखी जाती है, जो कि कहीं न कहीं क्या करती है, जो कोई भी कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उस कार्यक्रम को क्या करती है, वह निगरानी करती है भी वह समय पर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक जो समय उपस्थिति और विनिमय में के कई साथ जो पारदर्शिता और जवाबदेही दिलाने में भी मजबूत प्रणाली है। तो कहीं न कहीं ये क्या कर सकती है, यानी ई पारदर्शिता और जवाबदेहिता भी इससे क्या होती है, सुनिश्चित होती है। और ये जो प्लेटफॉर्म है वह लगभग 23 मार्च 2015 को इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो लगभग यही की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई हैं। ठीक है, और हमें जो विकास है हमारा जो पर्यावरण हितैषी प्रकार का हमें विकास करना चाहिए, और जो सरकारी जो कार्यक्रम है उनको हमें समय पर पूरा करने के लिए हमें जो सरकार को इसकी निगरानी करनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर की जा रही हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। तो इसमें जैसे ये हमारा एआई और प्रभावी होती है जो एंटीबॉडीज दवाएं हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये जो आर्टिकल है वो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जो दवाएं जो क्या करती है, जो बैक्टीरियल जो बीमारियां होती हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या होती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है, अपने अंदर विकसित कर लेती है, जो कि और ज़्यादा क्या हो सकती है, घातक हो सकती है हमारे लिए। ठीक, तो इस आर्टिकल का जैसे ये स्क्रीनशॉट है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने इसका एक अलग अलग स्क्रीनशॉट लाया जिसमें हम कुछ पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है भी, जो बैक्टीरियल जो हमारी जो बीमारियां हैं उसके अंदर हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार से हमारे लिए सहायक हो सकती है। तो इसके अंदर का कहा भी, जो जैसे हाल ही के अंदर क्या हुआ है भी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लेस जो हमारी जो मशीनें थी उनका उपयोग कहीं न कहीं हमारी जो जटिल और जो शारीरिक व मानसिक कार्यों को आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, जो अनुसंधान है या जो उससे बढ़ती हुई जो चुनौतियां हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इससे मदद मिल सकती है, और दवाओं की पहचान हम इससे कर पाते हैं, जो कि वर्तमान उपलब्ध जो दवाओं की संरचना के रूप में कहीं की जो अलग अलग प्रकार की जो उनके अंदर संरचना है उनको समझने में हमें आसानी हो सकती है। इससे हम चाहे वो बैक्टीरियल बीमारी हो, वायरस आधारित बीमारी हो, या फिर कहीं न कहीं जो पैरासाइट या जो परजीवी प्रकार की जो बीमारी हो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कहीं न कहीं उसकी जो दवाएं हैं या उसकी जो संरचना है उसको समझने में हमारे लिए क्या हो सकती है, सहायक हो सकती है। ये क्या था कि अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है, एक शोधकर्ता थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और के एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से क्या किया था, जो एमेनिया और मेनोजाइटिस इत्यादि बीमारियों के संक्रमण के लिए कुख्यात तो एक सुपरबैग्स यानी जो एंटीबॉडीज है उसका जो क्या नाम है, जिसको अबाउसिन क्या नाम है उसका, एक जो अबाउसिन नाम का एक जो बैक्टीरिया है उसकी क्या किया, इसमें खोज किया है इन्होंने। ठीक है, इस बॉडी को कहीं न कहीं यानी कि इनके इसने खोज किए इसके माध्यम से। तो इसलिए क्या था, ये आर्टिकल हमारा चर्चा के अंदर का था। ठीक है,
तो ये जो एंटीबॉडीज दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेने वाला कहीं क्या कहता है, एक सुपर बग्स था, जो कि क्या करता था, इस प्रकार के जो मल्टीरेस जो प्रतिरोधक विरुद्ध क्षमता थी, जो हमारे इलाज को क्या नहीं करता था, प्रभावी बना सकता था, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेती थी, जिसकी वजह से क्या होता, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो संक्रमण बढ़ जाता था, जिससे उनकी मृत्यु वगैरह भी हो जाती थी। इसके अंदर का भी ये जो बीमारी थे वो मुख्यतः अस्पताल में जो भर्ती हुए जो लोग थे उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती थी। ठीक है, जिसकी वजह से 10 से अधिक लोग क्या कहते इससे संक्रमित हो जाते थे और मौत का भी मुख्य कारण इनसे बनते थे। ठीक है, और जो ये जो एंटीबॉडीज थे, इसके कई प्रघात बीमारियों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एंटीबॉडीज़ का हमने निवारण किया है, जो हमारी जो कहीं के जो बैक्टीरियल जो उत्पन्न होते हैं उनका क्या कहते हैं, उनसे मारा जा सकता है। और इसको लेकर कई अतिवादी विशेषज्ञ इस हद तक दावे कर रहे हैं कि उनकी सहायता से उन सभी बैक्टीरिया का उन्मूलन किया जा सकता है, किसके माध्यम से, जो भी हमें हाल ही में हम इसके खोल किया जिसको बोलते हैं अवाउसिन, इसके जो अवाउसिन हमने जो खोजा है उसके माध्यम से हम बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं। ठीक, और सभी ज्ञात जो एंटीबॉडीज़ों को लेकर दवाओं प्रतिरोधक क्षमता भी हम विकसित कर, यानी जो ये हमारा जो एंटीबॉडीज है वह कहीं कहीं जो शक्ति है, यानी हमारी जो दवाएं हैं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका है। अगर इसके अंदर आगे बात की गई, जो एंटीबॉडीज़ की जो खोज थी वह लगभग 1928 के अंदर जो ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर फेलिम। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इस जो बैक्टीरियल जो बीमारियां थी या उनसे संबंधित जो एंटीबॉडीज़ थी उनकी क्या की थी, उन्होंने खोज की थी। तो वो कहीं न कहीं क्या कहते हैं, इसकी मदद से हमने क्या किया था, जो बैक्टीरियल बीमारियां थे उन पर काबू पाने में काफ़ी सहायता मिली थी। और उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य का औसत, उससे पहले जब बैक्टीरियल बीमारियों का इलाज नहीं था, उससे पहले क्या था, हमारे जो औसत जो आयु थी वो कितनी थी, 40 वर्ष थी मनुष्यों की, जो कि इन दवाओं की खोज के बाद लगभग बढ़ करके कितनी 65 से 70% हो गई थी। तो हम कह सकते हैं जो बैक्टीरियल बीमारियों की वजह से हमारी देश में कितनी क्या होती थी, मौतें होती थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ता था। मगर इस खोज के बाद हमने क्या किया था, काफ़ी सुधार किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा जैसे उन्होंने कहा जो फ्लैग थी, मलेरिया थी, इस प्रकार की जो बीमारियां थी उनके प्रति जो एंटीबॉडीज दवाएं थी वह काफ़ी कारगर साबित हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एंटी माइक्रोबल्स रेजिस्टेंस का नाम भी इन्होंने दिया था। तो इस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस किसका नाम दिया था, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस का इन्होंने इसके तहत नाम दिया था। ठीक है, तो और जो ये हमारे जो फ्लेमिंग थे इन्होंने चेतावनी दी थी कि उन्होंने कहा था, जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1945 के अंदर, तो उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी कि ये जो एंटीबॉडीज दवाएं हैं, समय आते होते हमें हर जगह ये जो दवाएं मिल सकती हैं, जैसे हमारी जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पर, यहाँ तक कि जो गांव वगैरह में करियाने के स्टोर है वहाँ पर भी हमें इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज दवाएं हैं जो कि मिल सकती हैं। और वो समय के साथ साथ हमारे जो मानव शरीर है उसके लिए और ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि वह क्या करेगी, जो अन्य बीमारियाँ होंगी उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता वहन कर लेंगी। तो इससे भी हमें क्या होगा, बचने की क्या है, आवश्यकता है। तो हमें इसको बहुत ध्यान से क्या करना होगा, आवश्यकता यानी इस्तेमाल करने की क्या है, आवश्यकता है। और कहीं न कहीं ये जो बातें थी वो आज वर्तमान में बिल्कुल सत्य मिलती है। और कहीं के जो एंटीबॉडीज दवाई होती है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना सलाह के ली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं के जो वायरल जो बीमारियां होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, जो ये बैक्टीरियल जो दवाइयाँ होती है उनको लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो दिनों दिन और ज़्यादा कम होती जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और भविष्य में होने वाली बीमारियों का हम सामना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे जो एग्जाम्पल लिया गया अभी वर्ष 2019 के अंदर एक जो वाइड स्पेक्ट्रम जो एंटीबॉडीज जिसका नाम था हेलिसिन की पहचान की गई थी, के लिए हमने किसके लिए, विश्व के लिए पहचान के लिए भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसका उपयोग इसके अंदर हमें किया था। इसका प्रशिक्षण अभी जैसे कहीं के जो एलिनस इनका परीक्षण जो कैलिस्ट्रियम डिफिसिस और माइक्रोबैक्टीरियम इत्यादि के लिए इसका किया गया था। और जीवाणु इनका जो उपयोग था वह जीवाणुओं पर किया गया था। और वर्तमान में इसका जो प्रशिक्षण है वो कहीं कहीं चूहों पर क्या रहा है, इसका जो प्रशिक्षण वो सफल रहा है। ठीक है, और बैक्टीरियल एस्चेरिया कोलाइन, जिसको ई कोलाइन के नाम से भी जानते हैं, एक से 3 दिन के भीतर क्या करता है, ये अपने जो संक्रमण के जो हमारे जो प्रभाव है वो दिखाना शुरू करता है। और कहीं न कहीं 30 दिनों तक हमारे जो ये जो इससे प्रतिरोधक जो बीमारी है जिसको हम सिप्रोफ्लोक्सिन बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, पूरी तरह ये इसको क्या करते हैं, निष्प्रभावित कर देता है या पूरी तरह इसकी रोकथाम को कम कर देता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जो एंटीबॉडीज हमारी जो दवाएं हैं
उसको हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ जो हेलिसिन, अबाउसिन्स जैसी जो नई एंटीबॉडीज दवाएं हैं, जो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल की मदद से इस प्रकार की और दवाएं निर्माण में भी हमें क्या हो सकती हैं, सहायक हो सकती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम देखते हैं जो एंटीबॉडीज दवाएं होती हैं वो बिना आवश्यकता से लेने से हमें क्या हो सकता है, कितने नुकसान हो सकते हैं। तो इस पे हमें अंकुश लगाने की क्या है, आवश्यकता है, और बिना डॉक्टर के प्रशिक्षित सलाह से हमें किसी प्रकार की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। इसी का एक आर्टिकल है जो सुपर बग्स की बात करता है भी, जिस प्रकार से जो एंटीबॉडीज होती है जो धीरे धीरे क्या होती है, जो बैक्टीरियल बीमारियां क्या करती है अपने जो प्रतिरोधक क्षमता धारण कर लेती है, तो उसको फिर हम सुपर बग्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो सुपर बग्स होती हैं ये क्या करती है, वे धीरे धीरे क्या करती हैं, जो जो बीमारी होती है उसके प्रतिरोधक क्षमता धारण कर लेती है, जिसकी वजह से हमें उसका इलाज में काफ़ी समय लग जाता है या फिर मृत्यु तक हो जाती है। इसमें बस कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ एक आधे शोध की बात की गई है। अभी 2019 में जो शोध हुआ था जिसके अंदर कहा गया था भी इसके कारण 12 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और एक अनुमान लगाया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी 2050 तक इसके कारण लगभग दुनिया में 50 लाख दुनिया में लगभग 1 करोड़ लगभग लोगों की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। बस यही चीज़ है भी इसमें अंदर यहाँ पे, जैसे ये यूपीएससी के अंदर पूछा भी गया था, यह जो बैक्टीरियल बीमारी थी जिसको CCR2 के नाम से जानते थे, वो एक प्रोटॉन था, वह कहीं न कहीं जो प्रतिरोधक क्षमता भी क्या करता है, धारण कर लेता है, और वो कहीं न कहीं हमारी जो बाहरी झिल्ली है उस तक पहुँचने में को रोक लगा सकता है। तो यही सारी इसके अंदर बात कही गई है। ठीक, अगला जो हमारा जो आर्टिकल है वो भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जो कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन से संबंधित है। तो ये हुआ क्यों, अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, अभी NCERT के अंदर अपने पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव किया था, जिसके माध्यम से क्या हुआ था, काफ़ी विवाद की स्थिति बनी हुई थी। तो इस आर्टिकल के अंदर ये कहता है भी जो शिक्षा में परिवर्तन सबसे क्या कहता है भी सबसे संभल होता है, और ये वांछनीय परिवर्तन बिना समृद्धि, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हमें नहीं कर सकते हैं। तो समय के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा जो होती है उसके पाठ्यक्रम के बदलाव करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और पाठ्यक्रम क्या होते हैं, वो कहीं न कहीं हमें ज्ञानवर्धक, बोधमय, समयानुकूलन और युक्ति संगत बनाने में भी हमारे क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और समय समय पर कहीं न कहीं हमें जो अवांछनीय शोध की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। खैर, इसमें कहा गया भी जब हम कह सकते हैं 15 वर्ष के अंदर एक पीढ़ी का क्या होता है, बदलाव हो जाता है, तो ऐसे हम पाठ्यक्रम का बदलाव क्यों न करें। ठीक है, तो हमें भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम के बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा और ज़्यादा हम क्या कर सकें, उनको यानी रचनात्मक बना सके, या फिर एक प्रकार से हम जो एक वैज्ञानिक पद्धति वाले उनको बना सकें। ठीक है, और भारत में जो आज युवा आबादी की अगर बात के लिए आज जो मूल्यपरक और कौशल आधारित और जो रोजगार युक्त शिक्षा की हमें क्या है, आवश्यकता है। तो हमें किस प्रकार की आवश्यकता है कि एक तो हमारे क्या हो, जो मूल्यपरक हो, कौशल आधारित हो, और रोजगार उनको प्रदान करवा सके। इसीलिए इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई है, जिसमें जो मिडिल स्तर पर सप्ताह में 2.5 घंटे, कितना, सप्ताह में 2.5 घंटे समय में कहा गया है, और विद्यार्थियों को मूल्यांकन और व्यावसायिक ज्ञान का भी कहीं न कहीं इसके अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, और विद्यार्थियों के अंदर जो सामाजिकता, सामंजस्यता, अनुशासन और नेतृत्व कौशल इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए भी पाठ्यक्रम के और पाठ्य और सहगामी और क्रियाकलाप, योग, खेलकूद और विशेष भूमिका इसके अंदर बातें कही गई है। भी इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, इससे यानी ऐड करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनकी जो गतिविधियां हैं या जो विद्यार्थियों के अंदर जो तनाव है, अवसाद है, उससे उनको मुक्ति दिलवाई जा सकती है, या कहीं न कहीं डिप्रेशन जैसी स्थिति है उनको उसमें बढ़ोतरी यानी उनसे निजात उसमें पाई जा सके। और साथ साथ जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले इस दौर में हम विकसित दुनिया के साथ अगर हमें कदम मिलाना है, तो हमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और इसके लिए हमें शिक्षा, आधारभूत संसाधन और पाठ्यपुस्तक की जो विषय वस्तु, जो शिक्षा की पद्धति है आदि में परिवर्तन करने की भी क्या है, आवश्यकता है। आगे इसके अंदर का भी ज़्यादातर जो हमारा जो विरोध होता है वो कहीं के जो इतिहास है, साहित्य है, और जो राजनीति शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर बदलाव के कारण क्या करता है, विरोध ज़्यादातर होता है, और उसमें जो थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो उससे काफ़ी क्या होता है, हमें विरोध की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये सारे जो विरोध है कहीं न कहीं इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत होते हैं।
तो इसके अंदर कहा भी कहीं क्यों ना कहीं हमें जो हमारे जो 75 वर्षों के अंदर जो कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, इतिहास वगैरह के अंदर अतीत की बातें पढ़ते हैं। तो इससे अच्छा कहीं न कहीं हम जो 75 वर्षों के अंदर जो हमने उपलब्धियाँ धारण की है उसके बारे में पढ़ना कहीं न कहीं हमारे लिए क्या होगा, एक उल्लेखनीय बात होगी, जो बच्चों को कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के प्रति और ज़्यादा क्या करेगी, हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से गौरवित करेगी, ठीक है। और साथ साथ जो लुप्त हो रही जो संवेदनाओं के दौर में क्या साहित्य का उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक और संवेदनता को जागृत करने के लिए भी के लिए किया जाना चाहिए। और राजनीतिक शास्त्र के माध्यम से भारतीय जो लोकतंत्र की जो गौरवशीलता है उसके भी यात्रा है उस पर भी प्रकाश डालने की हमें क्या है, आवश्यकता है। और साथ है अनेक प्रकार के जो पढ़ने पढ़ाने और विविधता में एकता की बात को भी हमें विद्यार्थियों को सिखाने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें भी इस प्रकार के अगर पाठ्यक्रम हो तो इसमें किस प्रकार की आपत्ति क्यों होनी चाहिए या इस प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। अभी जो पाठ्यक्रम के अंदर जो परिवर्तन है वो कहीं कहीं बच्चों के अंदर रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देती है और भारत के जो गौरवित करने वाले जो इतिहास है उसको बारे में हमें बताने की आवश्यकता है। और जो 75 वर्षों में किस प्रकार से भारत ने इस उपलब्धि को हासिल किया है उसके बारे में भी समझने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक। अगला जो आर्टिकल है वो भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। जो ये क्या है भी, जो भारत की महत्ता को समझता अमेरिका, ठीक है। तो इसमें क्या है भी, जैसे हमने पहले भी जो आर्टिकल था जिसके अंदर हमने देखा था जो अमेरिका है अभी ये आर्टिकल है क्योंकि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें अमेरिका की जो यात्रा है उनकी यात्रा होने वाली है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अभी जो अमेरिका है वो किस प्रकार भारत की ओर अपना रुख देख रहा है, क्योंकि हम देखते हैं भी हमने देखा था भी जो अमेरिका है उसको भारत के रूप में एक बाजार के रूप में उसकी आवश्यकता है, जबकि भारत को अमेरिका की एक तकनीकी के रूप में उसकी आवश्यकता भी, हम इससे तकनीकी प्राप्त कर सकते हैं, इससे हम अनेक अन्य प्रकार की जो रक्षा उपकरण है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे जो रूस और चीन की जो दोहरी चुनौतियां हैं उसमें भी भारत का जो भारत जो अमेरिका प्रति झुकाव है वो भी कहीं न कहीं गंभीरता को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर यही चीज़ जिक्र की है जो कि हमने पहले इसके अंदर जिक्र कर ली थी, ठीक है। तो किस प्रकार से जैसे भारत है अमेरिका भारत को कहीं न कहीं एक साझेदार के रूप में भी देख रहा है ताकि कहीं न कहीं जो आने वाले समय में चीन है उसको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके। तो भारत है वो जो अमेरिका है वो भारत को इस प्रकार से भी देख रहा है, मगर इसके अंदर का भी भारत को इस प्रकार के साझेदारी से हमें क्या करना, बचना चाहिए और अपने हितों के अनुसार हमें निर्णय लेने चाहिए। हमें अमेरिका के साथ साथ रूस और चीन के साथ भी हमारे जो संबंध है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए और कहीं न कहीं हमें भारत को फ्रांस व जर्मनी की तरह एक हिस्सेदार के तौर पर अमेरिका के साथ साझेदारी नहीं करनी चाहिए और हमें संबलता के साथ हमें क्या करना चाहिए, अपने विकास की ओर बढ़ना चाहिए। और जो सितंबर के अंदर हम क्या करें, जो G20 जो सम्मेलन है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, उसकी मेज़बानी करेंगे, तब भी हमें सभी देशों के साथ मिलकर कार्य करने की ओर अग्रसर होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी बातें इसके अंदर कही गई है और कहीं के जो भारत को एक संतुलन बनाकर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें इन सभी आर्टिकल के अंदर की गई है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।